लंदन रोड पहाड़ों और बयाबान के दरमियान ये एक ऐसा रास्ता है जो बलूचिस्तान को यूरोप से मिलाता है। लंदन और बलूचिस्तान का आपस में क्या लिंक है, ये वो सवाल है जो इस रोड का नाम सुनते ही जहन में जरूर आता है। मैं इस रास्ते से मुतअद्दिद बार गुजरी होंगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इस रोड की इतनी मुनफरिद तारीख है। इस रोड का नाम लंदन रोड है और आज से तकरीबन 6 दहाइयों पहले तक ये रास्ता यूरोपी मुसाफिरों की राहगुजर समझा जाता था। बलूचिस्तान की शोरिश ज़दा तारीख देखते हुए ये सुनकर हैरत ज़रूर होती है। इस रिपोर्ट के जरिए मैं उन तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करूंगी जिससे ये मालूम हो सके कि ये रास्ता कब और किस तरह से यूरोपी मुसाफिरों की राहगुजर था, और फिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ आने वाले मुसाफिरों की तादाद कदरे कम हो गई और फिर ये रास्ता कुछ हद तक कानूनी और कुछ हद तक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से यूरोप जाने वालों के लिए जाना जाने लगा। इस कहानी पर रिसर्च करते हुए मुझसे कई लोगों ने अपनी तस्वीर या इस रोड की तारीख पर मालूमात शेयर की, जिनमें से ज्यादातर तस्वीर 1960 से लेकर 1970 तक की दहाई की थीं, जिनमें अंग्रेज सयाह किसी माइलस्टोन के साथ खड़े तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में देखी गई जगह मुझे क्वेटा से निकलते ही मिल गई। अच्छा, अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर पहले माइलस्टोन हुआ करता था। एग्जैक्टली इसी जगह पर एक तस्वीर भी है जो बलूचिस्तान आर्काइव से मुझे मिली थी। उसमें यहाँ पर माइलस्टोन भी है और उसके ऊपर लंदन, जाहिदान और दीगर जगहों के जो जगह है या डिस्टेंस है, कितने फासले पर है, वो लिखा हुआ है। पीछे जो हम लोगों ने पहाड़ का देखा वो भी एग्जैक्टली इसी जगह का ही है, तो यानी इससे कंफर्म एटलीस्ट ये हो जाता है कि वो यही जगह थी। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इस रोड पर आप अगर दालबंदीन तक जाएंगे तो वहाँ तक कई माइलस्टोन्स थे जो उस ज़माने में यहाँ पर लगे होते थे, लेकिन मुझे पता ये लगा है कि अब वो माइलस्टोन्स वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। तो ये लंदन रोड क्या है? अब इस सड़क पर सफर शुरू करने से पहले जरा तारीख पर नजर दौड़ा लेते हैं। तारीखदान बताते हैं कि इस सड़क की दिफाई अहमियत का एहसास 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेजों को तब हुआ जब रूस की सल्तनत ने जुनूबी खित्ते में अपनी दिफाई कुव्वत बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी, जिसके नतीजे में 1809 में उन्होंने इंडिया और फारस के दरमियान बलूचिस्तान के इलाकों में मुख्तलिफ एजेंट्स को मालूमात हासिल करने की गर्ज से भेजा था। इन एजेंट से इन इलाकों की तारीख, यहाँ के रिहायशियों का रहन सहन और माल मवेशी के बारे में मालूमात इकट्ठा करने को कहा गया था। हनीफी लिखते हैं कि इस दौरान बलूचिस्तान के खित्ते के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते थे, क्योंकि ये कई सदियों से किसी रियासती इंतजामिया के मातहत नहीं रहा था। इस किताब के मुताबिक जिन 2 एजेंट्स को बलूचिस्तान भेजा गया था उनमें लेफ्टिनेंट हेनरी पुटिंगर और चार्ल्स क्रिस्टी शामिल थे। पुटिंगर बलूचिस्तान घोड़े बेचने वाले के भेस में पहुंचे थे, जिसके बाद वो ईरान और फिर तुर्की तक गए। ये इस दौर का पहला ऐसा सफर ख्याल किया जाता है जो इंडिया से बलूचिस्तान, ईरान और सल्तनत उस्मानिया तक किया गया हो। मुगलों और अंग्रेजों ने जहां इस सड़क को दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया, वहीं आने वाली दहाइयों में इस पर मुतअद्दिद लोगों ने सफर करने या एडवेंचर की गर्ज से सफर करना शुरू कर दिया। जहां पहले घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब गाड़ी, बस और मोटर बाइक के जरिए लोगों ने लंदन से क्वेटा तक का सफर करना शुरू कर दिया। इस सड़क पर सफर करते हुए मुझे रास्ते में बहुत सारे सिराए और चाय खाने नजर आए। इसी तरह का एक चाय खाना ताज मोहम्मद का है जो 1970 की दहाई में खोला गया था। उनके बेटे ने बताया कि ये जगह पहले मुसाफिरों को रात गुजारने की गर्ज से दी जाती थी। मेरा ख्याल गाड़ियाँ दफ्तार, कोयटे से दफ्तार आ रहे थे, तकरीबन आधा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का रास्ता था कोयटे, और रोड अच्छा नहीं था, कच्चे रोड थे, पक्का रोड नहीं था। और इधर से आते रोटी के लिए रुकते थे। हाँ, अंग्रेज आते थे, शेख आते थे। अब अगर क्वेटा पहुंचने वालों की बात करें तो उनके लिए पहले जमाने में मुख्तलिफ होटल्स हुआ करते थे, जिनमें लूड्स होटल, ब्लूम स्टार और दीगर छोटे छोटे होटल्स शामिल हैं। ब्लूम स्टार होटल के मालिक फहीम खान ने BBC को बताया कि उनके वालिद ने 1970 की दहाई में इस होटल की बुनियाद रखी थी, जिसके बाद आज तक यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। फॉरेनर्स भी पहले काफ़ी ज़्यादा थे, 80s में काफ़ी ज़्यादा थे बकौल वालिद साहब, 90s में भी बहुत थे। तो 9/11 के बाद थोड़ा सा जो है शिफ्ट हुआ है, पैराडिम शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा कम हुए फॉरेनर्स। बाकी जो हमारे लोकल कस्टमर है सिंध के हैं, हमारे होटल में 75% कस्टमर जो हैं वो बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध के हैं। यूरोपियन हैं या बाहर के जो हैं वो लोग डिस्कवर करने आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से वो चीज़ वो डिस्कवर नहीं होती उनकी, वो मुख्तलिफ चीज़ें फेसबुक और अपने पोस्ट पे लगाते हैं, उनसे उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सिक्योरिटी की वजह से या कुछ हालात ऐसे हैं कि वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते, तो स्पॉट्स पे नहीं जा सकते, तो उनको वो जो है वो जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो नहीं मिलती।
اب رہا سوال اس بات کا کہ اس روڈ پر اس زمانے میں اور خاص طور سے بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کون سفر کرے گا؟ حال ہی میں فوٹوگرافر دانیال شاہ نے کئی سال پہلے اس روڈ سے سفر کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اسے اب جا کر پورا کیا۔ جی، چونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہی ہے اور بچپن میں بہت ساری کتابیں بھی پڑھتا تھا جس میں لوگ سفر کے بارے میں لکھتے تھے، وہ کس طریقے سے جو ہے نا یورپ سے لندن سے ہوتے ہوئے کوئٹہ بلوچستان سے گزرتے ہوئے آگے جاتے ہیں، تو اس طرح بیک پیکنگ کر کے جا رہے ہیں، تو خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی کروں۔ بہت سارے لوگ ملے جو پاکستان کے تھرو آ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی پلان تھا کہ وہ ایران کے تھرو افغانستان جائیں گے، پھر افغانستان سے پاکستان اور پھر انڈیا اور آگے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کو ایک ایز اے ڈیسٹینیشن لے کے نہیں آ رہا، تو ان کو پتہ ہے بس رستے میں آنا ہے، گزرنا ہے، ہمیں انڈیا جانا ہے اور انڈیا سے آگے جانا ہے۔ سیکورٹی کا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ لوگ آنا چاہتے ہیں، آسانی سے آ بھی سکتے ہیں، لیکن صرف سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ جس کو بھی پاکستان سے گزرنا ہے نا ایران کے تھرو، تو اس کو بلوچستان سے ہو کے رہنا ہے۔ بلوچستان میں فارنر جو ہے نا وہ آزادی سے نہیں گھوم سکتا۔ اب بات گھوم پھر کر وہیں آ کر رکتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس سڑک پر دوبارہ سے سیاح بغیر خوف کے آ سکیں؟